Assalamualaikum. I'm Aisha Wasim and my roll number is 21TE113. Today I will talk about Lab 5 of Digital Signal Processing, in which we are studying the representation of discrete time signal, digital times into frequency domain. अब हमारे पास इस लैब का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उनको फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, उसके स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने हैं, उसके बाद फिर हमने उसी को फिर मैग्नीट्यूड और फेज और पावर स्पेक्ट्रम्स का रिप्रेजेंट करना है और फिर स्पेक्ट्रम लीकिंग रिप्रेजेंट करना है और स्पेक्ट्रम लीकिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो बताना है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, जिसमें हमारे पास n इज इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक इसके सैम्पल्स बताए हुए हैं, जिसमें अब ये x स्मॉल n जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल्स को शो करता है और कैपिटल N जो है ये नंबर ऑफ सैम्पल्स को शो करता है। और हमारे पास ये है अब इन्वर्स, ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, ये डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स का फार्मूला है। इसके बाद हम अपने टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें से हमारे पास टास्क 1 जो है, जिसमें हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हमने डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है यूजिंग अबव फार्मूलाज। तो ये हमारे पास 4 सिग्नल्स हैं x1, x2, x3 एंड x4, जिसको हम मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं टास्क 1 को। तो टास्क 1 है ये हमारे पास। टास्क 1 में पहले हमने डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास जो है वो लेंथ, यहाँ पे लेंथ को शो कर रहा है, ज़ीरोज़ यहाँ पे ज़ीरोज़ को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं और हमने फॉर लूप लगा के n-1 तक इसको एक्सटेंड किया है। उसके बाद आगे हमने ये कॉइन बनाई है डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंशियल का सिग्नल हमें लिखा है। नेक्स्ट हम जो है हमारे पास इनवर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे भी लेंथ डिफाइन हुई है, ज़ीरोज़ डिफाइन हुए हैं, फॉर लूप लगाई हुई है n-1 तक। एंड इसमें बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हमने इसको नंबर ऑफ सैम्पल से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों फंक्शंस को आगे टास्क में देखते हैं। इसकी एग्जांपल ली हुई है हमने, जिसमें हमने एक सिग्नल अपना लिया है x1, 2, 3, 4 एंड 5। इस पे हमने डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे हमने, और यहाँ नीचे जो है हमने उसको इनवर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे माई IDFT का फंक्शन लगाया है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें, ये हम इसकी आउटपुट आ गया है, जिसमें हमारे पास ये 4 कॉलम्स में आ रहे हैं। 4 हमारे पास इसमें सैंपल्स थे, ये 2, 3, 4 एंड 5, इन सब के हमारे 4 कॉलम्स में आके आउटपुट आ गई है। डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म की ये आउटपुट आई है और इनवर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म की हमारे पास ये आउटपुट आई है, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और दूसरा हमारे पास रियल पार्ट है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन कैन बी एनहांस्ड बाय एडिंग ट्रेलिंग जीरोस। कैलकुलेट द डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स। अब हमने डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है इन सब सिग्नल्स के लिए। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास इवन और ऑड सिग्नल से डिवाइड ना हो रहे हों, जैसे कि हमारे पास सिग्नल्स हैं इवन नंबर और ऑड नंबर से हमारे पास डिवाइड ना हो रहे हो, तो हम उसके लिए ज़ीरोज़ को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ज़ीरोज़ आगे ऐड हुए हैं इनको ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। तो अब हम इसको मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। इसका हम एक फंक्शन ले लेते हैं। तो ये मैंने इसका यहाँ पे ये फंक्शन लिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है सिग्नल्स को। ये सारे सिग्नल्स हैं, वहाँ से मैंने ये लिख लिए हैं। और ये नीचे हमने स्टेम ABS FFT का हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो और यहाँ पे मैंने x9 का फंक्शन ले लिया है, जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो टोटल यहाँ पे 32 सैंपल्स हैं, यहाँ तक 1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो ये देखें, ये हमारे पास x9 का फंक्शन जो है ये रन होके आ गया है, जिसमें हमारे पास 32 सैंपल्स हैं। ये देखें, 0 से लेके ये 32 सैंपल्स तक ही ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक, और ये जा रहा है हमारे पास 0 से लेके 32 तक जा रहा है, सही है। और ये आपको ये दिखाया हुआ है 0 पे हमारे पास 18 एम्पलीट्यूड इसका आ रहा है, और इसके बाद 1 पे हमारे पास
उससे कम आ रहा है, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसी तरह ये अब 5 है, जैसे 4 है, अब 4 पे हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो इसी तरह ये एंड पे 32 सिग्नल्स तक यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, 32 सैंपल्स तक, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट टास्क 3 हमारे पास है कि हमने अब ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है मैटलैब में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सिग्नल है जिसमें हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाए हुए हैं, ठीक है, फंक्शन यूज़ किया है जिसमें हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास इमेजनरी और रियल पार्ट की एक इक्वेशन है, ठीक है। और ये रियल पार्ट, रियल के लिए ये फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है, इमेजनरी के लिए हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद फिर ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है और ये हमारे पास एंगल का मतलब फेस का फार्मूला है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है जैसे कि अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमारे पास फेस का क्या फार्मूला होता है कि tan इनवर्स हम ले लेते हैं इमेजनरी और रियल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह फिर अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन लगाया हुआ है और इसको अब हम मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं कि क्या आता है हमारा। ये मैटलैब पे हमने ये ले लिया है, हमने ये सारा कोड लिया है जिसमें हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। और ये रियल और इमेजिनरी ये सारे पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। इसको हम रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास ये रियल पार्ट भी आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा स्पेक्ट्रम का, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ जाएगा और फेज एंगल आ जाएगा, ठीक है। और टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। इसको रन करके चेक करते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। तो हमारे पास ये आउटपुट आई है, ये देखें। ये हमारे पास रियल पार्ट की आ गई है, ये स्पेक्ट्रम की है, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ गया, ये मैग्नीट्यूड का आ गया है, और ये हमारे पास फेज का आ गया, और ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द इनवर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है। 1 2 3 4। अब हम लास्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। लास्ट टास्क हमारा है, अब हम इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट द डीएफटी एंड प्लॉट द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम एंड पावर स्पेक्ट्रम फॉर सिग्नल्स इन टास्क 2। ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ जीरो स्प्रेडिंग। इसमें हमने टास्क 2 के ही सिग्नल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। टास्क 2 के हमारे पास ये सिग्नल्स थे, ये वाले सारे। इसमें से हम कोई भी एक दो फंक्शंस ले लेंगे, एक दो सिग्नल्स ले लेंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उस पे हमने क्या करना है, डीएफटी करना है, कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड फेज और पावर स्पेक्ट्रम उसका ड्रॉ करना है। उस पर जीरो स्प्रेडिंग का इफेक्ट देखना है क्या होता है। इसको मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं क्या होता है। मैटलैब पे हमने ले लिया है, यहाँ पे अब हमने ये कोड ले लिया है जिसमें हमने दो सिग्नल्स को डिफाइन किया हुआ है, x1 और x2 को, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास x1 सिग्नल के लिए 4 है और x2 सिग्नल के लिए नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 8 है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, डीएफटी कैलकुलेट करना है जिसमें हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 पे अप्लाई किया हुआ है और दूसरा फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने f2 पे अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें अब हमने मैग्नीट्यूड का इसी तरह मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम 1, सेम उसी तरह मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। इस तरह फेस स्पेक्ट्रम जो है उसके लिए हमने क्या किया है, एंगल का फार्मूला जो होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है, ठीक है। और इसी तरह पावर स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है उसको हम स्क्वायर ले लेते हैं। सही है। अब ये हमने प्लॉट की कमांड यूज़ की हुई है फॉर प्लॉटिंग के लिए, अब हमने जो ड्रॉ करना है, सही है। उसके बाद ये जो हमारे पास ये जो सब प्लॉट डिवाइड हुए हुए हैं, इसमें हमारे पास जो ये 3 1 है, ये नंबर ऑफ रोज को 3 नंबर ऑफ रोज होते हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और जो एंड पे 1 2 और 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास इंडेक्स को शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सब प्लॉट जो है ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का है, ये सब प्लॉट जो है हमारे लिए फेज स्पेक्ट्रम का है, और ये जो लास्ट सब प्लॉट है ये पावर स्पेक्ट्रम का है। तो इसको हम मैटलैब, इसको अब हम रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें, ये हमारे पास x1 सिग्नल के लिए आ गया है, सही है। तो x1 के सिग्नल के लिए ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया है जिसके 4 सैंपल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमारे पास फेज स्पेक्ट्रम के लिए आ गया है जिसके और ये नीचे हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम के लिए आ गया है, ठीक है। पावर स्पेक्ट्रम जो है ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का स्क्वायर कर लो तो हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम आ जाता है। और ये फिगर 2 में जो है हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स 8 है, तो ये 8 उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स थे और सिग्नल 2 है ये हमारे पास।
सिग्नल 2 के लिए हमारा 8 सैंपल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से लेके 8 तक इसके सैंपल्स हैं। ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये फेज स्पेक्ट्रम है और ये पावर स्पेक्ट्रम है। तो ये हमारा लास्ट टास्क था इस लैब 5 का। तो इसके बाद हम लोग लैब 6 की तरफ जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।